चलिए बना लिए सब लोग। 20 में 20 बना है 17। अच्छा, मतलब 17 को में आंसर मिलता चला गया, नहीं मतलब ऐसा है जो ऑप्शन में उपलब्ध था। सही है, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर थोड़ा बता दीजिए। इना बना, बोहनी है खराब नहीं। देखो इसकी भाषा को आप ध्यान नहीं दिए। हाँ, कोई बनाया इस सवाल को? कोई फाउंडेशन वाला विद्यार्थी नहीं बनाया है जी? परसेंटेज में तो पढ़ाए हैं ये, कहां पढ़ाए हैं? परसेंटेज में जो इलेक्शन बेस्ड चुनाव वाला जो होता है वहां पे बताए थे। मतलब भाषा कुछ मिलता जुलता, यहां पर क्या है कि वो निवेश वगैरह ऐसा कुछ लिख दिया, वहां पर वोट वगैरह का कुछ चर्चा था, लेकिन ऐसा ही कुछ मिलता जुलता था। आइए ना देखते हैं। यहां पर कहता है एक व्यक्ति पहले 3000 पर P% और अपने शेष निवेश पर Q% अर्जित करता है, ठीक ना? पहले 3000 पर P% और उसके बाद जितना बच गया उसके बाद उस पर कितने परसेंट? Q%। चलिए ये बात है। अब यहां शुरू करिए। कहता है 6000 के निवेश से 750 रुपया उसने पाया। तो बोलिए 6000 के निवेश से कितना प्राप्त किया? 750 रुपया आपका। तो 6000 में से पहला 3000 पर कितना परसेंट? P%। तो आप क्या करो, यहां पर 3000 का P% यहां करिए, प्लस 6000 में कितना? 3000। तो शेष कितना बचा? 3000। शेष बचा आपका 3000 और इस पर उसको कितना प्राप्त हुआ? कितना अर्जित किया? Q% अर्जित किया। Q% अर्जित किया। Q% अर्जित किया। और ये दोनों अर्जन मिला करके कितना रुपया है? 750 रुपया है। 750 रुपया आपका है। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1 हो गया। देखो जी, परसेंट से 2 जीरो खत्म, परसेंट से 2 जीरो खत्म। इसका मतलब हो गया 30P प्लस 30Q बराबर 750, है ना? फिर आगे बढ़िए। देखो एक जीरो की भी आप जीरो को भी यहां पर आप उड़ा सकते हैं चाहे तो। देखो एक जीरो यहां, एक जीरो यहां, एक जीरो यहां, क्या हो गया? खत्म हो गया आपका। यानी कह सकते 3P और प्लस का 3Q बराबर सब, चाहे तो 3 से भी काट सकते हैं। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। फिर कहता है कि 8000 के निवेश से इतना अर्जित करता है। तो बोलिए 8000 में से 3000 पर कै परसेंट? P%। तो फिर लिखिए ऐसे 3000 पर P% अर्जित किया। 8000 में 3000 था, शेष कितना बचा? 5000 और 5000 पर कितना परसेंट? Q% अर्जित किया। और ये टोटल अर्जन कितना है? 1050 रुपया। तो बराबर में 1050 कर दे। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। देखो परसेंट से 2 जीरो खत्म, परसेंट से 2 जीरो खत्म, एक जीरो यहां, एक जीरो यहां, एक जीरो यहां, खत्म। पहला इक्वेशन क्या मिला? पढ़िए 3P प्लस 3Q बराबर 75। फिर क्या मिला? 3P प्लस 5Q बराबर 105। अब नहीं लग रहा है सॉल्व करके P और Q का मान निकाल लेंगे? वैसे हमसे किसका मान पूछता है? P का मान पूछता है ना जी? P का मान पूछता है। तो ऐसा करिए, P का मान पूछता है तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दो। 2 वाला बड़ा है, 1 वाला छोटा है। तो बोलिए 3P में से 3P घटाएंगे तो क्या होगा? कट जाएगा। अब 5 गो Q में से 3 गो Q घटाएंगे तो कितना? 2Q। और 105 में से 75 घटाएंगे तो कितना? 30। तो बोलो Q का मान, Q का मान, Q का मान किसी एक में बैठा देंगे तो P का मान नहीं निकल जाएगा। बोलो Q का मान 15 बैठाएंगे तो 15 तिये 45 जाके घट जाएगा तो उधर कितना? 30 और 3 से कट जाएगा 10 बार में, तो P बराबर 10। 10 हमारे सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब बन जाएगा।
क्या बोले? शेष धन कहां 6,000 बोल रहा है? कहता है कि एक व्यक्ति पहले 3,000 मतलब स्टार्टिंग का 3,000, जैसे जितने रुपए निवेश कर रहा है उसमें से पहला 3,000 पर उसको P% कमीशन मिलता है, और उसके आगे का और जो शेष निवेश होगा उस पर उसको कितना मिलता है? Q%। ऐसा स्कीम है कि जितना पैसा इन्वेस्ट करिएगा पहले का 3,000 पर आपको P% मिलेगा, और उसके बाद जितना होगा उस पर Q% मिलेगा। अब एक आदमी निवेश किया कितना? 6,000, तो पहला 3,000 पर इसको कमीशन कितना मिला? P%। अब बाकी शेष जो 3,000 बचा उस पर Q%, ये दोनों मिला के कितना है? 750 रुपया। फिर कहता है यदि वो आदमी 8,000 निवेश करे तो उसको कमीशन इतना अर्जित करता है, इतना मिलता है। तो 8,000 में पहला 3,000 पर कितना परसेंट? P%। फिर 5,000 जो बचा उस पर कितना? Q%। दोनों मिला के बराबर कितना? 1050। समझे? हाँ, ऊपर मतलब ऐसा कुछ स्कीम है, करना ये है और इन दोनों में ये बातें को अप्लाई करना है। कुछ कहना है किसी को? बोलिएगा। सॉरी, लंबा लग रहा है आपको? सब तो कटिए गया। ये दो गो इक्वेशन बनबे करेगा। 6,000 में 3,000 फिर 3,000, अब 8,000 में 3,000 फिर 5,000। यहां का सम इतना है, यहां का सम इतना है ना? दोनों से चलेंगे तब तो मिलेगा, और वही हमने चला है। अब फिर आप मौखिक करिए, जैसे खत्म हो गया 5Q में से 3 2Q, और यहां घटा तो कितना? 30, तो Q बराबर 15, 15 45 जाके घट गया तो 3P 30, तो P का मान 10 हो गया आपका। जितना मौखिक आप कर सकते हैं, करना यही आपको है। देखिए ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनिएगा। एक विद्यालय के कक्षा 10 से के 3 सेक्शन में छात्रों की संख्या 358 के रेशियो में है। देखो जी, पहले से रेशियो कितना था तीनों सेक्शन का? 358 था। और फिर क्या है जानते हैं? पहला सेक्शन में 15 विद्यार्थी, दूसरे सेक्शन में 30 विद्यार्थी, और तीसरे में फिर 15 विद्यार्थी क्या हो गए? अतिरिक्त दाखिल होते हैं, मतलब बढ़ जाते हैं। तीनों सेक्शन में इतने 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 स्टूडेंट्स का इंक्रीमेंट होता है, वृद्धि होता है, तब रेशियो बदल के इतना हो जाता है। कितना? 4, 7 और 9। तो कहता है नए दाखिला से पहले छात्रों की कुल संख्या कितना था? तो एक बात बताइए जी, यहां रेशियो कितना बढ़ा? 1, यहां कितना बढ़ा? 2, और यहां कितना बढ़ा? 1 बढ़ा। तो देखो यहां 1 रेशियो बढ़ा, 15 विद्यार्थी बढ़ा, यानी 1 रेशियो का मान। यहां 2 रेशियो बढ़ा तो 2 रेशियो का मान 30, तो फिर 1 रेशियो का मान 15 होगा। अरे 2 रेशियो का मान 30, तो 1 रेशियो का मान 15। फिर रेशियो कितना बढ़ा? 1 रेशियो का मान फिर से 15, नहीं हो गया? फिर से 15 यहां पर हो गया। तो इसका मतलब क्लियर है कि 1 रेशियो का मान हो जाएगा कितना? 15 छात्र हो जाएगा। 1 रेशियो का मान 15 छात्र आपका हो जाएगा। रेशियो 1 बढ़ रहा है 15, 2 बढ़ा तो 30, तो 2 अनुपात बराबर 30, तो 1 अनुपात बराबर, कहीं से आप देख लो 1 अनुपात का मान 15 ही आ रहा है। अब कह रहा है नया एडमिशन से पहले टोटल स्टूडेंट्स कितने थे? तो पहले टोटल स्टूडेंट्स मतलब इसका मानना 8, 5, 13, 3, 16 रेशियो, तो 1 रेशियो का मान 15, तो 16 रेशियो का मान 16 गुना 15 कितना? 240। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये बना था सब लोग से? चलिए अच्छी बात। आज मैंने किसी बैच में भी ये पढ़ाया, ये वाला टाइप आज। हाँ, नया वाले बैच में 11 बजे वाले में, न्यू बैच में हमने पढ़ाया 11 बजे वाले में। वहां का डाटा कुछ अलग अलग था, है ना? इसमें 3 टाइप का सवाल बनता, तीनों हमने कराया था, लेकिन सब का बेसिक मोटा मोटी यही है। ऐसा ही हम लोग सोचते हैं सब में। चलिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। आप सभी लोग यहां ध्यान दीजिएगा। सवाल संख्या 3 देखिए जी, बस इसको सिंप्लीफाई करना है। बताइए 32 एक स्क्वायर नंबर है? नहीं है। 32 स्क्वायर नंबर नहीं है, तो 32 का आप ऐसा फैक्टर सोचिए जिसमें से एक जो है बड़ा से बड़ा स्क्वायर नंबर हो। जैसे 32 का मतलब हो जाएगा 16 गुना 2। देखो ई जो है ना,
क्या है, स्क्वायर नंबर है, बड़ा से बड़ा। अब उसको फैक्टर में तोड़ना है। 32 को तोड़िए ऐसा फैक्टर में जिसमें से एक क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर हो। वो सब सेटिंग रहता है, टूटेगा ही आपका। 32 का मतलब 16 गुना 2, तो 16 बाहर निकल जाएगा 4 बन करके, लेकिन रूट के अंदर में 2 रह जाएगा। 48 का मतलब 16 गुना 3, तो 16 बाहर निकल जाएगा 4 बन करके, लेकिन रूट के अंदर में 3 रह जाएगा। बोलो 8 का मतलब होता है 4 गुना 2, तो 4 बाहर निकल जाएगा रूट से 2 बन करके, लेकिन रूट के अंदर में 2 रह जाएगा। 12 का मतलब 4 गुना 3, तो 4 बाहर निकल जाएगा 2 बन करके, लेकिन रूट के अंदर में 3 रह जाएगा। सही बात है। आपको लग रहा है कि इसका ही दुगुना है, कॉमन तो लेके कट ही सकता, ऐसा ही नहीं दिख रहा है। देखिए दुगुना ना है, पूरा यहां से यहां तक इसका देखिए डबल है, 2 का दुगुना 2 का दुगुना। नहीं तो 4 को कर लीजिए कॉमन, तो 4 को कॉमन करेंगे तो ऊपर में हो जाएगा √2 + √3, और नीचे 2 कॉमन करेंगे तो √2 + √3, तो √2 + √3 कट जाएगा। यहां कॉमन किए तो 4 और नीचे कॉमन किए तो 2, तो कट के कितना 2 हो जाएगा। कॉमन लेके आगे बढ़ा के निकालिए, नहीं तो दिख रहा है कि यहां से 2 बार में कट रहा है ऊपर, तो काट दीजिए। जब लग गया कि कट रहा है 2 बार में तो काट दो। डाउट रहेगा पूछिएगा। देखिए हमारा ये क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कहता है, सुनिएगा सभी लोग। रवि 5 पेन प्रत्येक 150 रुपए के रेट से, तो बोलिए जी 150 रुपये कलम, तो 5 कलम का 150 गुना 5 750 रुपया, 750 रुपया। फिर सुनिए 2 पेंसिल प्रत्येक 100 रुपए के रेट से, तो 100 रुपये पेंसिल, तो 2 पेंसिल का दाम 200 रुपया आपका। सारे को जोड़ते चल जाइए आप। 3 गो नोटबुक प्रत्येक 250, तो 250 रुपए नोटबुक, तो 3 नोटबुक का 250 गुना 3 कितना 750 आपका। तो आप देख सकते हैं ये टोटल कह सकते हैं कीमत हो गया, टोटल कीमत हो गया। कै गो वस्तु का हो गया जी, तो 5 गो और 2 गो 7 गो और 3 गो, ये 10 गो वस्तु का टोटल कीमत हो गया। क्वेश्चंस कह रहे हैं कि इनका एवरेज बताओ, तो टोटल कीमत लिख ली। अब 10 से क्या करेंगे, भाग कर देंगे। तो 10 से भाग देने का मतलब क्या है कि 1 गो 0 यहां, 1 गो 0 यहां, 1 गो 0 यहां काट देना है नहीं, इसका मतलब हुआ। या तो जोड़ के 10 से भाग दीजिए, और नहीं तो समझिए कि ऐसे भी हम सोच सकते हैं। नीचे 1 0 10 है, तो 10 से भाग यहां भी करना यहां भी करना, तो 1 1 0 सबका उड़ा दिए। जोड़िए 75 75 150 और 20 170 आंसर हो जाएगा। नहीं तो पूरा इसे 1700 जोड़िए ना, 1700 आएगा, और 1700 में 10 से भाग देंगे 17। एवरेज निकालने का नियम क्या है, एवरेज में ही नहीं करते हैं कि पहले टोटल लिख लीजिए ऊपर और उसकी संख्या से क्या करिए, भाग कर दीजिए। कहिए कुछ कहना है तो। देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, सुनिएगा। सवाल संख्या 5। सबसे पहली चीज तो आपको जानकारी होनी चाहिए साधारण ब्याज। देखो अगर प्रिंसिपल 100% हो तो याद रखना एसआई जो होता है वो RT% होता है। मतलब सीधी बात है, अगर रेट और टाइम को गुना करिएगा तो साधारण ब्याज निकल जाएगा। बोलेगा 5% की दर से 3 साल का साधारण ब्याज, तो 5 तिये 15% कहेंगे, रुपया नहीं प्रतिशत। RT क्या है, परसेंट है। 10% की दर से 3 साल का साधारण ब्याज, तो 10 तिये 30%, डायरेक्ट बोल सकते हैं। प्रतिशत में अगर साधारण ब्याज निकालना है तो बड़ा सरल बात है, बस रेट और टाइम को क्या करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। सही बात है। 5% की दर से 6 साल का साधारण ब्याज, तो 5 छक 30% आप बोल सकते हैं, है ना। तो याद रखिएगा एसआई बराबर होता है RT%। रेट और टाइम को गुणा करेंगे, एसआई निकल जाएगा प्रतिशत के रूप में। अब सवाल पर यहां आइए, क्या लिखा है कि 13 वर्ष के अंत में कुल इतना ब्याज का भुगतान करता है। मतलब ये जो दिया हुआ है 15,730 रुपया, ये पूरे 13 साल का साधारण ब्याज है। कितने साल का, 13 साल का साधारण ब्याज है। तो यहां पर हम 13 साल का एसआई लिखेंगे, और हमारे पास इतना सफिशिएंट डाटा है कि हम 13 साल का लिख सकते हैं। पढ़िए ना,
पहला 3 वर्ष के लिए 5% क्या है, क्या लिखा है, प्रति वर्ष, हर साल 5%। तो बोलो 3 साल में कितना, 5 दिए रेट और टाइम को गुणा करिए तो ब्याज हो गया, 5 दिए 15% ब्याज हो गया। लेकिन याद रखना 15% ब्याज लिख लिए, लेकिन कै साल के लिए, हमको टोटल कै साल के लिखना है, 13 साल का लिखना है। आगे फिर पढ़िए, आगे सब दिया है, पढ़िए ना। अगले जैसे शुरू का 3 साल का डाटा है, फिर उसके बाद 4 साल का, अगले 4 साल के लिए रेट इतना है। तो बोलिए 8 चौके 32% फिर ब्याज हुआ, 32% फिर ब्याज हुआ। तो कै साल के लिए, तो बोलिए 3 साल यहां और 4 साल यहां, तो 3 4 7 साल का ब्याज अभी तक आप लिख चुके हैं, आपको 13 साल का लिखना है। 3 साल का यहां और 4 साल का यहां, 7 साल का ब्याज लिख चुके हैं, तो 6 साल का और ना लिखना है, 7 6 13, 6 साल का ब्याज हमें और लिखना है यहां पर। तो आगे पढ़ते हैं, 6 साल का ब्याज यहां पर हमको और लिखना है, पढ़िए। करे 7 वर्षों से, देखो 4 3, 7 वर्षों से अधिक के अवधि के लिए रेट कितना है, मतलब 4 3 7 वर्ष से ज्यादा में यदि आप जाते हैं तो 16% सालाना है। तो हमको कै साल का लिखना है, 6%, तब जाके पूरेगा 7 6 13 साल का। तो 6 साल का लिखना है, तो 6 गुना 16, यानी 16 6 96% फिर यहां पर। अब जोड़ दीजिए पूरा यहां से वहां तक, तो देखो ये पूरा कितना, ये 96, 96 और 32 128, 128 और 15 143 हो गया, यानी 143% आपका एसआई हो गया 13 साल का, 143% हो गया आपका 13 साल का एसआई हो गया। कैसे एसआई निकाली, तो बस खाली रेट और टाइम को गुना कर करके लिख दिया। अब इसी का मान, इतना प्रतिशत का मान इतना रुपया दिया हुआ है, तो सुनिए जी 15,730 रुपया है एसआई, यानी इतना परसेंट का मान है। तो इससे क्या किए, भाग किए, तो 1% का मान निकल गया। हमसे क्या पूछता है, हमसे क्या पूछता, मूलधन। मूलधन अपने आप में, तो मूलधन निकालना तो 100 से क्या करें, गुणा करेंगे। जहां तक हमें लग रहा है कि इससे कट रहा है 110 बार में, 100 से गुणा करेंगे तो आंसर कितना, 11,000 हो जाएगा। तो 13 साल का साधारण ब्याज यहां दिया रुपया में, तो पहले आप 13 साल का साधारण ब्याज लिखो, परसेंट में कितना होगा, तो ऐसा ही होता है RT%, तो गुना करिए 5 दिया 15% प्लस 8 चौके 32% प्लस, तो 7 साल का लिख चुके हैं, 6 साल का और लिखना है, जबकि रेट हो गया 6, 16 6 96% और पूरा जोड़ दीजिए, ये हो गया 13 साल का एसआई। और इतना बराबर ही रुपया दिया, तो इससे भाग किया, मूलधन पूछ रहा है 100 से गुणा कर दिया। तीन साल यहां और 4 साल यहां, तो 7 साल से अधिक, अब चाहे जितना साल का लेना है आप ले लीजिए, 7 साल से आगे जितना साल का जरूरत है उतना साल का आप लीजिए। तो हमको जरूरत है कै साल का लिखना, 6 साल का, 3 साल का ही है, 4 साल का ही है, तो 3 4 7 साल का तो हम लिख चुके हैं, हमको लिखना है कै साल का, 13 साल का, यानी 6 साल का और लिखना है। तो 7 साल से आगे का दे दिया 16, जितना साल का लेना है आप लीजिए अपनी जरूरत के हिसाब से। तो हमने 6 साल का लिया, 16 6 96, अगर यहां 14 साल रहता तो यहां 7 लेते, 16 7 112। याद रखिएगा एसआई बराबर RT%, सब लोग एसआई बराबर RT% सभी लोग याद रखिएगा। आकाश और बाबुल, बाबुल है, हाँ देखिए आकाश और बाबुल ने इस रेशियो में निवेश करके एक बिजनेस शुरू किया, ये इसका इन्वेस्टमेंट का रेशियो है। फिर कहता है बाबुल को अंत में लाभ के रूप में इतना मिला, तो वर्ष के अंत में आकाश द्वारा प्राप्त, बड़ा आसान सवाल है जी, नहीं है, तब A फॉर आकाश हो गया और B फॉर बाबुल हो गया, 2:3 में पैसा लगाया। तो एक चीज जान लो, यहां पर 2:3 में पैसा लगाया तो लाभ भी मिलेगा इसको 2:3 ही में, क्योंकि दोनों का पैसा 1 साल के लिए लगा रहा है,
सवाल में कुछ ऐसा कहता है कि किसी का पैसा कम समय के लिए तो किसी का पैसा ज्यादा समय के लिए, ऐसा कोई चर्चा नहीं है। तो इसका मतलब समझ जाइए कि दोनों का पैसा समान समय के लिए लगा है। और याद रखिएगा, जब पार्टनर्स का पैसा समान समय के लिए लगा रहता है, बराबर बराबर टाइम के लिए बिजनेस में पैसा लगा रहेगा, तो जितना रेशियो में पैसा निवेश किया है, लाभ भी याद रखना उसी रेशियो में बट जाएगा, है ना। तो कहता है बाबुल को लाभ कितना मिला 2400, तो बाबुल का रेशियो है 3, तो 3 रेशियो बराबर कितना 2400, तो बोलो 1 रेशियो बराबर 800, तो 2 रेशियो का मान 1600, यानी 1600 रुपया आपका आकाश का लाभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वो जो रेशियो दिया है 3 रेशियो बराबर दिया है 2400 और 2 रेशियो का मान पूछा है। 3 बराबर 2400 तो 1 बराबर 800 तो 2 बराबर 1600। देखिए जी, क्वेश्चन हमारा कहता है कि साक्षी एक वस्तु की कीमत में 50% की वृद्धि कर कीमत अंकित करती है। बात समझिएगा, साक्षी 50% की वृद्धि कर कीमत अंकित करती है। कितना 50% की वृद्धि कर कीमत अंकित करती है। मतलब आप ऐसा समझो कि अगर साक्षी के लिए सीपी 100 हो, ये हमने मान लिया है, सीपी को हमने क्या माना है साक्षी के लिए, साक्षी के लिए सीपी 100 है, मूल सीपी पहले वाला सीपी 100 है। अब करें कीमत में 50% बढ़ाकर अंकित करती है, यानी 100 रुपए अगर मान लेते हैं कोस्ट प्राइस है, तो 50% से बढ़ा करके एमआरपी लिख रही है ना। हाँ, तो ये आपका हो गया एमपी हो गया। 50% बढ़ाइए 150 हो जाएगा। 50% हमने बढ़ा दिया यहां पर। 100 में 50% का वृद्धि, 100 में तो सीधे जोड़ के लिख देते हैं, 100 में डायरेक्ट। अब इसके बाद अंकित तो कर दी, ये वो क्रय मूल आई हो गया अंकित मूल। अच्छा आगे पढ़िए, और 20% की डिस्काउंट देती है। अब आप बताइए डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, सीपी पर कि एमपी पर? मार्केट प्राइस पर, एमपी पर, एमपी पर, एमपी मतलब वही मार्केट प्राइस हो गया। अब इस पे 20% का डिस्काउंट देती है, तो 20% जो है ना इसको कम कर देंगे। तो क्या 150 में से 20 घटा के 130 लिख देंगे? ऐसा थोड़ी ना होता है। ई होता जानते हैं कब, जब 100 रहता तब। 100 पर जितना प्रतिशत वृद्धि सीधे जोड़ते हैं, कमी तो घटाते हैं। लेकिन यहां 150 का 20%, तो सुनो जी 150 का 20% डिस्काउंट दे रहा है। तो सुनिए, एक अंक के पहले कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर है, एक अंक के पहले डेसिमल बैठाइएगा तो 10% होता है। कोई भी नंबर में एक अंक के पहले डेसिमल बैठाइएगा तो 10% मान देता है। तो बोलिए 150 का 10% कितना 15, तो 20% का मान 30 हो जाएगा। 30 30। अब 30 इसमें डिस्काउंट दीजिए, 150 में 30 घटाओ कितना 120 हो गया। मतलब मामला यह है कि 120 में छूट देकर क्या करी, बेच दी। ये बेच दी और किसको बेचती है, प्रिया को। मतलब ये मान के चलो कि प्रिया का सीपी हो गया, ये प्रिया का कॉस्ट प्राइस। जैसे साक्षी बेची प्रिया के हाथों, तो ये साक्षी के लिए एसपी हो गया, लेकिन यही पैसा प्रिया के लिए क्या हो गया, सीपी हो गया। सही बात है ना जी। प्रिया खरीद ली 120 में। अब सुनिए, जो इसे अपने द्वारा खरीदी गई राशि से 20 रुपया अधिक में बेचती है, 20 रुपया अधिक में बेचती है, और यह विक्रय मूल्य वस्तु के मूल क्रय मूल्य से 30% अधिक है। अब प्रिया भी क्या कर रही है, बेच रही है। प्रिया भी बेच रही है। फिर से एसपी लिखना है, लेकिन एसपी किसका हो जाएगा, ये प्रिया का हो जाएगा। ई जो एसपी है पहले वाले का, जो भी साक्षी का है, अब दोबारा खरीद ली 120 में, अब फिर क्या कर रही है, बेच रही है। अब पढ़िए ना फिर से एक बार, यह विक्रय मूल्य वस्तु के क्या लिखा है, मूल्य क्रय मूल्य से 30% ज्यादा है। ये जो विक्रय मूल्य है ना नए का, वो मूल्य क्रय मूल्य से 30% ज्यादा है। बोलो मूल्य क्रय मूल्य मतलब शुरू वाला कितना, और 100 से 30% ज्यादा करेंगे तो
130, यानी समझो कि 130 में प्रिया बेच दी। प्रिया खरीदी कितने में है? 120 में। अब बेची कितना में? 130 में। 130 कैसे लिखे? तो मूल क्रयमूल्य से 30% ज्यादा लिखे। अब कहता है कि प्रिया को लाभ कितना प्रतिशत हुआ? तो बोलिए, प्रिया खरीदी थी, आंसर ही हो गया। प्रिया खरीदी थी 120 में, अब बेची 130 में, तो लाभ प्रतिशत पूछता है। लाभ प्रतिशत, बोलो लाभ कितने का? 10 का। लाभ गुना 100 और बटा क्रयमूल्य 120, 0 0 काट दिए, 1/12 का मान नहीं तो होता 8.3%। 12 से भाग दीजिए, यही आंसर हो जाएगा आपका। 20 रुपए का यूज नहीं है, परसेंटेज में रुपए का कोई यूज नहीं है ना? है? एक यूनिट का मान कहां 20 रुपए प्रॉफिट हुआ है? हाँ, तो 20 रुपया किसका दिया है? दो गो नाम है, केकर दिया है 20 रुपया लाभ? साक्षी का थोड़ी ना है, प्रिया का है। प्रिया का है, और प्रिया का लाभ यहां कितना? 10, यानी 10 बराबर 20 रुपया हो जाएगा। लेकिन परसेंटेज निकालने के लिए रुपया का कोई जरूरत नहीं है। हाँ, मूल अगर रुपया में अगर किसी का मान पूछता तो सीधे यहां करते 10। प्रिया कितना लाभ हुआ? 10। 10 बराबर 20 रुपया, तो 1 बराबर 2 रुपया, और जिसका पूछता डबल खाली कर देते, जिसका पूछता सब निकल जाता। लेकिन रुपया का यूज रहेगा, रुपया में क्वेश्चन पूछता तब 20 रुपया का यूज करते, प्रतिशत में पूछ रहा तो रुपया का कोई यूज नहीं यहां पर है। हाँ, क्या नहीं निकलेगा? लंबा हो जाएगा, सही बात है। परसेंटेज कोई रुपया पहले निकाल के तब परसेंटेज करेगा, थोड़ा प्रोसेस लंबा हो जाएगा, डायरेक्ट हम करेंगे। हमको क्या निकालना है? देखिए प्रतिशत, तो प्रतिशत मान निकालना है, तो इसमें रुपया का कोई रोल नहीं यहां पर है। बिना रुपया यूज किए हम प्रतिशत निकाल सकते। हाँ, रुपया का जरूरत कब पड़ता है? जैसे किसी का पूछ देता, विक्रयमूल्य पूछ देता, किसी का क्रयमूल्य पूछ देता है, ये सब कोई भी पूछ देता, रुपया में बताओ, तब फिर 20 रुपए का यूज होता आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। वो प्रिया का लाभ दिया हुआ था, वो 1200 ग्राम। थोड़ा जानते हो यहां पर क्या है? या तो यहीं किलो बना लीजिए, ग्राम हमको 4 जगह बनाना पड़ेगा। अरे यहां पर किलो कै जगह? सिर्फ एक जगह, एक जगह और डाटा दिया है। जो इच्छा है अपनी इच्छा देख लीजिए, ग्राम में करिएगा तो ऐसे लिखना पड़ेगा। यहां क्या करेगा? काटना पड़ेगा, तो काटना आसान है नहीं? यूनिट को सेम कर दीजिए, यूनिट को सेम कर दीजिए। देखो ग्राम ग्राम है, तो ऑप्शन भी किस में? ग्राम में। कितना आया था? 200 ग्राम। आसान सवाल है, खाली लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, पढ़िए तो सही। 1200 ग्राम के यौगिक में ए और बी का अनुपात दिया हुआ है। फिर कहता है कि 800 ग्राम के एक अन्य यौगिक में ए और बी का अनुपात इतना है। 1200 ग्राम को अगर इस रेशियो में बांटिएगा तो निकल जाएगा ए कितना ग्राम, बी कितना ग्राम। और यदि 800 ग्राम को इस रेशियो में बांटिएगा तो भी निकल जाएगा ए कितना ग्राम, बी कितना ग्राम। अब सवाल में कहता है कि दोनों को मिला देते हैं। पढ़िए ना, आगे पढ़िए। तीसरे यौगिक, जो कि यौगिक 1 और यौगिक 2 का मिश्रण है, मतलब इन दोनों को मिला करके तीसरा यौगिक बनाया गया। तो जब इन दोनों को मिला है तो इसका ए और इसका ए जुट गया, और इसका बी और इसका बी जुट गया। तब कह रहा है कि ए और बी के भार में अंतर कितना है। तो ऐसा करिए ना, यहां ए और यहां बी, पहला मिश्रण दूसरा मिश्रण। चलिए 1200 को इस रेशियो में बांटिए, 7 5, 12 अनुपात बराबर 1200, तो 1 अनुपात बराबर 100, तो 5 अनुपात 500, 7 अनुपात 700, यानी 500 ग्राम और 700 ग्राम। 800 को इस रेशियो में बांटिए, तो 3 और 1 4, 4 बराबर 800, तो 1 बराबर 200, तो 600 200 हो गया आपका।
आज जब इसको मिलाएंगे तो ए कितना हो गया 1100 ग्राम और ई कितना हो जाएगा 900 ग्राम। तीसरा जो यौगिक बन रहा है इन दोनों को मिलाने से बन रहा है, तो जब मिलाएंगे तो ए मिलके और बी भी मिलके इतना हो जाएगा। अब बोलिए इन दोनों को जब मिलाएंगे जो मिश्रण बना उसमें ए कितना 1100 ग्राम अब बी कितना 900 ग्राम। क्वेश्चंस कहता है इसमें अंतर कितने का, तो 200 ग्राम एकदम सही जवाब है। अंतर हो गया आपका 200 ग्राम हो जाएगा। कहिए जी कुछ कहना है तो। ये आया कैसे 500 700, तो इसको इस रेशियो में बांट दिए। ये 600 200 कैसे आया, तो इसको इस रेशियो में बांट दिए। पहला यौगिक में ए कितना बी कितना, दूसरा यौगिक में ए और बी कितना, फिर दोनों को मिलाना है तो ए जुड़ जाएगा बी जुड़ जाएगा। तीसरे यौगिक में मात्रा निकल गया, क्वेश्चंस करे इसका अंतर बताओ, तो 200 ग्राम आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा इरर है, किलो 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 काट देना है, ग्राम जब सवाल में तो ऑप्शन में भी ग्राम ही होगा आपका। देखिए जी 9 नंबर क्वेश्चन यहां क्या कहता है सुनिएगा। कोई व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटा की बजाय 6 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चलता है। लो भाई 5 के बजाय किससे चलता है, तो 5 और 6 क्या स्पीड दिया है सवाल में, स्पीड दिया है ना, स्पीड दिया है। फिर कहता है तो वह 5 किलोमीटर अधिक चलता है, 5 किलोमीटर अधिक चलता है। तब कह रहा है कि 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उसके द्वारा तय की गई दूरी 25 आंसर हो जाएगा। बताइए ये रेशियो किसका, चाल का। क्या ये रेशियो दूरी का नहीं हो जाएगा। आप सीखिए चाल और दूरी का रेशियो समानुपाती होता है जब टाइम जो है कांस्टेंट होता है। जैसे ये स्पीड का रेशियो है तो हम कह सकते हैं ये डिस्टेंस का भी रेशियो यही है। हमेशा याद रखना चाल और दूरी समानुपाती होता है, मतलब जो रेशियो चाल का वही रेशियो दूरी का भी। तो समझो कि चालों का रेशियो है और यही दूरियों का रेशियो है 5 6। अच्छा क्या कहता है कि 5 के बजाय जब 6 से चलता है, मतलब स्पीड अपना क्या किया बढ़ा दिया, 5 से ना चल के 6 से चल रहा है, स्पीड क्या किया अपना बढ़ा लिया। तो स्पीड जब बढ़ा लिया तो जेन्युइन बात है ज्यादा दूरी कवर करेगा, कोई गति बढ़ा देगा तो पहले वाले के गति के तुलना में ज्यादा दूरी नहीं चलेगा, स्पीड बढ़ा देगा तो ज्यादा दूरी तय करेगा एक निश्चित समय में। तो वही कहता है कि 5 किलोमीटर अधिक चलता है। तो बोलिए जी ये दूरी का रेशियो है, तो रेशियो कितना ज्यादा है, दूरी का रेशियो ज्यादा है 1, कितना दूरी ज्यादा चला 5 किलोमीटर, तो 1 अनुपात बराबर कितना 5 किलोमीटर। सवाल कहता है कि 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने पर दूरी क्या होगा, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने पर दूरी क्या होगा। तो बोलो जी दूरी का रेशियो यही ना है, तो 1 अनुपात बराबर 5 किलोमीटर, तो इसलिए यही नहीं पूछ रहा है कि 5 से चलेगा तब कितना दूरी, तो 5 अनुपात बराबर 25 किलोमीटर आंसर हो जाएगा। ऐसी दिख रहा है कि 1 का गैप है तो 1 बराबर 5, 5 वाला पूछ रहा था 25। को क्या लगेगा एमडीएच ना, एमडीएच लग जाएगा यहां पर। कहता है 9 पुरुष एक सड़क की मरम्मत 7 घंटे में, देखो जी 9 पुरुष M1 है, कै घंटा में 7 घंटा में, 9 गो आदमी 7 घंटा में एक सड़क की मरम्मत करता है। आप जानते हैं आपको 3 घंटा में ही सड़क का मरम्मत कराना है। कै घंटा में करता है यहां 7 घंटा में, कै आदमी 9 आदमी। आपको वही सड़क का मरम्मत 3 घंटा में ही कराना है, 7 घंटा की जगह पर 3 घंटा में कराना है, तो जेन्युइन बात है आदमी बढ़ाना पड़ेगा। तो वही क्वेश्चन कहता है कि कितने पुरुष की जरूरत होगी, तो यहां पर आपका हो गया M2 या X भी लिख सकते हैं, M1 D1 M2 D2 हो गया आपका। 9 पुरुष 7 घंटा में, तो कह रहा कितना पुरुष 3 घंटा में, 3 से कट जाएगा, 3 बार में 7 दिया 21 आंसर हो गया। नहीं बुझाया। चलिए 11 नंबर सवाल यहां पर देखते हैं, ध्यान दीजिएगा सब लोग, सुनिए जी। P + 1/P बराबर 100
12। देखो थोड़ा ही कंसेप्चुअल सवाल है ना, नहीं तो ऐसे ध्यान चला गया तो ठीक है, नहीं ध्यान जाएगा तो सवाल ही परेशान करेगा आपको। है कंसेप्चुअल सवाल, कुछ रटने वाली बात नहीं, समझना है। यहां पर इसका मान पूछ रहा है, यहां क्या दिख रहा है आपको? P माइनस 112 दिख रहा है, तो इसको थोड़ा सा आप आगे बढ़ाओ। देखो P अब बराबर के उधर जो 112 इधर लाएंगे तो किस में आएगा? माइनस में। और ये 112 उधर किस में जाएगा? है प्लस में। किससे जाएगा? प्लस में न है तो उधर माइनस में जाएगा। तब देखो क्या मिला, कुछ नहीं, 112 को इधर किए माइनस में और इसको भी उधर किए तो माइनस में। प्लस में रहता है और दूसरे साइड ले जाता है माइनस में जाता है। तो बताइए P माइनस 112 का मान क्या हो गया? -1/P, है ना। अब इसको बैठा दीजिए यहां पर, P माइनस 112 का मान यहां बैठा देंगे तो जब -1/P का पावर क्या? 15। और यहां पर देख लो 1/P पर पावर 15 है। तो सोचिए ये पावर ऑड है कि इवन? ऑड। 15 ऑड नंबर है, माइनस के पावर ऑड है तो रिजल्ट माइनस में होगा। ये जानकारी होनी चाहिए। निगेटिव के पावर अगर कभी ऑड रहेगा तो निगेटिव ही होता है, और वही निगेटिव के पावर अगर इवन रहेगा तो पॉजिटिव हो जाता है। आता है सबको? तो ये माइनस में है और इसका पावर क्या है? ऑड। तो इसको क्या लिखेंगे? माइनस 1 पर पावर 15 1 अब बटा में P के पावर 15। आई वाला ज्यों कहते हैं उतार ये प्लस में, तो बोलिए ये प्लस में आ रही किसमें? माइनस में। कट गया था आंसर 0, ऑप्शन नंबर डी हो गया। कोई वैल्यू भी सेटिस्फाइड कर रहा है क्या? नहीं ना कर रहा है, नहीं कर रहा है। इस लंबा है, हॉट तेरी, इसको लंबा कहते हैं जी। तो क्या करिएगा? आंसर हटिएगा। अच्छा डाटा लंबा है, हमको लगा कि करें सोल्यूशन लंबा है। हाँ डाटा बड़ा है, नहीं होगा यहां पर। पावर भी 15 है, सही बात है। हमको लगा शायद सॉल्यूशन लंबा है। नहीं जानते हो ये यहां पर जैसे दूर रहेगा ना तबे आप सोचिएगा 1 और 1, और 2 के अलावे रहेगा तो यहां पर डाटा सेट नहीं होगा। शायद ही हो जाए आपका, है ना। -2 पर तो होगा -1 है ना, लेकिन जैसे 12 रहेगा 10 रहेगा, क्योंकि यहां पर क्या उलट गया तो भिन्न बन गया। ये भिन्न है, इंटीजर है, तो इंटीजर और भिन्न का इंटीजर भिन्न ही आता है। कुछ कुछ डाटा पर इंटीजर आता है, तो यहां पर इंटीजर रहेगा बड़ा में तो दिक्कत होगा ये सोचने में। तो ऐसे नहीं, जैसे मैंने बताया यही सोच यहां पर सबसे बेस्ट है। आगे बढ़ते हैं। अंदर से इसकी क्रिया करते हैं। देखो 20 तक जो है ना क्यूब एकदम याद रखना है, 20 तक क्यूब याद रखना है सभी को। 2197 किसका क्यूब है? 13 का। और नहीं याद रहेगा तो फिर आपको घनमूल करना पड़ेगा। लेकिन इतना चीज आप समझ लीजिए कि 20 तक यदि आपको क्यूब याद है तो सवाल में जो डाटा आता है क्यूब में वो इतने तक रहता है। मैक्सिमम कह सकते हैं हम 99% के आसपास में कह सकते हैं। कभी कभी भाग भी सकता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन काम चल जाएगा इतना में आपका। 50 तक स्क्वायर ज्यादा है क्या? कुछ नहीं ज्यादा है। 30 तक तो ऐसी लोग को याद रहता है, तो 20 से ना आगे बढ़ना है तो एकदम जरूरी है। ये सब ऐसा चीज है एकदम मुंह पे जुबान पे होना चाहिए आपका। इसके बाद जानते हो क्या? 40 तक पहाड़ा, लोग हंसीएगा, है ना। ये पहाड़ा भी जो है ना याद रखना है। 30 तक याद है तो 10 से ना बढ़ना। एक चीज जानिए, बचपन में बहुत टाइम लगता था याद करने में। टाइम क्या, एक का पहाड़ा में 1 साल 2 साल लग जाता था आदमी को, है ना। लेकिन अब एक बार आप प्रयास करिएगा, घंटा 2 घंटा बैठिएगा, थोड़ा ध्यान से एक बार पहले लिख लीजिएगा और थोड़ा बारीकी से बस ऑब्जर्व करिए, उसको देखिए, बड़ा जल्दी याद हो जाता है। आप प्रयास नहीं किए इसलिए लग रहा होगा 40 तक याद होगा, अब करके तो देखिए। बचपन में माथा जो है ऐसे खींचा रहता था, है ना, और अब जो है बड़ा तेज तरार हो गया। कोशिश करिए तुरंत याद हो जाएगा, घंटा 2 घंटा पकड़ में आ जाएगा, और उसके बाद यूज करते करते और बढ़िया हो जाएगा आपका। इस सब से कैलकुलेशन फास्ट होता है, और क्या
अब कहीं आ जाएगा आपका 37 गुना 6, तो करिएगा गुना, है ना, आएगा 37 छक 222 कर लेगा लोग, है ना। हमारा मोटा मोटी याद है, थोड़ा थोड़ा समय दीजिए, अगर 2 सेकंड तो सोच सोच के बोलेंगे ना। समझे, आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो एक और लिख लीजिए यहां पर, 1 से 10 तक रूट वैल्यू, जैसे 1 का वर्गमूल 1, 2 का वर्गमूल 1.414, 3 का 1.7 3 2, 4 का 5 का 6 का 10 तक याद रखना। ये सब 4 को ऐसा डाटा है, अगर गणित आप पढ़ रहे हैं, कंपटीशन का तैयारी कर रहे हो, तो पूरा एकदम जुबान पर होना चाहिए, है ना। अपना जो फॉर्मूला वाला बुक है उसमें मिलेगा, है ना, है अपना एक है ना जड़ी बूटी वाला फॉर्मूला वाला, क्यूब रूट कहां हो गया ये वाला, क्यूब याद करिएगा तो क्यूब रूट तो समझिए तोहफा है, गिफ्ट के रूप में मिल जाएगा। अब जैसे याद है 13 का क्यूब 2197 होता है, तो 2197 आएगा तो 13 बोल दीजिएगा, ऐसा थोड़ा कि दोनों दोनों से याद करना है। फॉर्मूला वाला बुक में सब दिया हुआ है, यही नहीं जितना भी रट्टे वाला चीज है सब दिया हुआ है। आइए ना, इसका घनमूल कितना 13, तो यहां लिख दिया हम 13, और 324 का वर्गमूल 18 और प्लस का 5 और ऐसे कर दिए, तो इसको जोड़ेंगे 36 का वर्गमूल 6, आंसर हो गया आपका। बस यही करना है, सवाल बनता है ऐसा ध्यान रखिएगा। देखिए आप ज्योमेट्री में पढ़े होंगे, त्रिभुज का 4 ठो केंद्र होता है, एक होता है इन सेंटर, दूसरा सरकम सेंटर, तीसरा सेंट्रॉइड और चौथा ऑर्थो सेंटर। अंतः केंद्र, लंब केंद्र, परिकेंद्र और केंद्रक होता है। और मैं आपको बता दूं कि समबाहु त्रिभुज ही एक ऐसा त्रिभुज है जिसका चारों केंद्र एक ही बिंदु पे होता है। ये याद करना है आपको, ये याद करे का चीज है ना। समबाहु त्रिभुज ही एक ऐसा त्रिभुज है जिसका चारों केंद्र क्या होता है, संपाती होता है एक ही बिंदु पर। यही अंतः केंद्र भी होगा, यही परिकेंद्र भी होगा, यही केंद्रक भी होगा और यही लंब केंद्र भी होगा। लेकिन कौन से त्रिभुज में, समबाहु में। किसी अन्य त्रिभुज में जाइएगा ना तो बिंदु जहां तहां हो जाता है, लंब केंद्र इधर, परिकेंद्र इधर, केंद्रक इधर, अलग अलग हो जाता है। समबाहुय त्रिभुज वो ऐसा त्रिभुज है जिसका चारों केंद्र क्या रहता है, एक ही पॉइंट पे होता है। तो बस इतनी बात याद है तो इसका आंसर आप कर सकते हो। ये तो पूछता है कि त्रिभुज में लंब केंद्र, परिकेंद्र, अंतः केंद्र और केंद्रक, चारों का नाम लिखा हुआ है। त्रिभुज में 4 ही केंद्र पढ़ना है आपको। एक ही बिंदु पर संपाती है तो त्रिभुज कैसा होना चाहिए, समबाहु। कोई सॉल्यूशन नहीं, बस रट लेना है, याद रहेगा। कौन सा त्रिभुज में चारों केंद्र एक ही बिंदु पे होता है, तो आपको याद रखना है समबाहु। समबाहु में बहुत कुछ होता है। देखिए यदि किसी वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर, देखो भाई एक सर्कल ये है, ये एक सर्कल है और इस पे स्पर्श रेखा की लंबाई 12 है। तो ऐसा करते हैं, यहां से ऐसे स्पर्श रेखा खींच दिए, कितना है ये 12 सेंटीमीटर इस बिंदु पर स्पर्श रेखा। और जिस बिंदु से इसे खींचा जाता है, जिस बिंदु से इसे खींचा जाता है, इसी बिंदु से ना स्पर्श रेखा खींचा गया, कह रहा है कि उसकी परिधि से न्यूनतम दूरी 8 है ना। सॉरी, ई बिंदु नहीं, ई बिंदु। जिस बिंदु से स्पर्श रेखा खींचा जाता है, इस बिंदु से इसे स्पर्श रेखा खींचा गया है, तो इस बिंदु से परिधि की न्यूनतम दूरी, सबसे मिनिमम कितना है, 8 है। तो त्रिज्या कितना है, देखो जी, इस सेंटर हो गया। आपको जानकारी है कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ये सर्किल का छोटा सा प्रॉपर्टी है, ये रटने का चीज है, याद रहना चाहिए, समझे। या फिर थ्योरम भी लोग कहता है ना। तो त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो यही आपसे त्रिज्या क्या कर रहा है, पूछ रहा है। और कहता है कि जिस बिंदु से स्पर्श रेखा खींचा गया है, उस बिंदु से न्यूनतम दूरी किसका, परिधि का, ऐसे ई वाला, यहां से यहां तक सबसे न्यूनतम दूरी परिधि का ही ना होगा। कितना दिया है, 8 दिया है, कितना 8।
इस बिंदु से जिससे स्पर्श रेखा खींचा गया वहां से परिधि की न्यूनतम दूरी कितना है 8 है, ये वाला 8 है। तो एक बात बताओ, ई आर है तो यहां से यहां तक भी कितना होगा आर ही होगा, अरे भी तो त्रिज्या ना है इतना। तो हमारा फोटो बन के तैयार हो गया और यहां पर आप देख सकते हैं कि इस त्रिभुज का एक कोण क्या है 90, तो 90 है तो कौन सा त्रिभुज बनाइए समकोण त्रिभुज। जिस त्रिभुज का एक कोण 90 हो उसको हम समकोण त्रिभुज कहते हैं ना। अब यहां पर 5 12 13 डायरेक्ट, ज्यादा माथा नहीं लगाना है, सोचना है। त्रिज्या में पूछ रहा है, ऑप्शन में है, सोचना है कि आर के जगह पर क्या बैठा है कि समकोण त्रिभुज की तीनों भुजा ट्रिपलेट हो जाए। तो हमारा कहना है 5 बैठा लो आप, देखो क्या होगा 5 12 पूरा 90 के सामने कर्ण है 8 5 13 हो जाएगा। 5 12 13 ट्रिपलेट होता है, 5 12 13 ट्रिपलेट नंबर। ट्रिपलेट नंबर का मतलब क्या होता है समकोण त्रिभुज की तीनों भुजा होता है। तो डायरेक्टर सोच लेंगे, ऑप्शन का हेल्प लेंगे, देखेंगे क्या ऐसे हमने ऑप्शन नहीं देखा, हमारा नजर इस 12 पे गया, तो 12 के साथ क्या होता है 5 12 13 9 12 15, थोड़ा तिरछी नजर ऑप्शन पे भी था आपका, है ना तिरछी नजर ऑप्शन पे भी था कि अब क्या हो सकता है। तो 5 पर 5 रखेंगे 13 बन गया, 5 12 5 12 13 ट्रिपलेट। मतलब ये जल्दी एग्जाम में ऐसे हम सोच के करेंगे। दूसरा नंबर और में यहां के बाद थोड़ा इसको बढ़ा भी सकते हैं। आप बताइए समकोण त्रिभुज है तो आपको पता है ये लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है कर्ण स्क्वायर होता है। तो देखो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, तो कर्ण पूरा कितना हो गया 8 प्लस आर का होल स्क्वायर। अब इसको जब सोल्व करेंगे तो आर का मान वही जो हमने बताया 5 आएगा। इसको ज्यों का त्यों लिखिए, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़िए, करिए ना, करने से होता है, करिएगा तो आपका आर का मान आ जाएगा। लेकिन कोशिश करना है कि ये चीज को हम सोचे एग्जाम हॉल में, है ना, उससे जल्दी, ऐसे जल्दी क्या मतलब ऐसी हो गया 5 12 13 5 रखने पर। कहिए कुछ कहना है तो। देखिए जी, कै गो सम संख्या है 9 गो, 9 गो, 9 ऑड नंबर ना है, नहीं बोलते हैं, इवन है कहा 9, तब तो 9 सम क्रमागत संख्या, क्रमागत मतलब होता है लगातार, 9 गो लगातार सम संख्या का जोगफल दिया है। तो ऐसा करिए ना 5 5 8 में 9 से भाग देंगे तो एवरेज हो जाएगा। औसत बराबर होता है जोगफल बटा संख्या। 9 गो संख्या का जोगफल दिया है, 9 से भाग दिए तो क्या हो गया एवरेज, कितना 62 हो गया। एक चीज जान लो, हमेशा याद रखिएगा कि जब ढेर सारा संख्या रहेगा और एक समान गैप पर संख्या रहेगा, एक समान अंतराल पर यदि संख्या रहेगा, समान अंतराल पर यदि संख्या रहेगा तो एवरेज हमेशा मिडिल नंबर के बराबर होता है, हमेशा बीच वाली संख्या के बराबर होगा। ये हमेशा याद रखना है कि जब समान अंतराल पर संख्या रहेगा, चाहे सम हो विषम हो, सम संख्या अगर लगातार है तो अंतराल समान है, 2 का अंतराल पर है, 2 4 6 8 10 12 14 16, सम संख्या में अंतराल क्या होता है समान 2 का। तो अगर कह दिया कि लगातार सम संख्या है मतलब गैप समान है, और जब भी गैप समान रहेगा याद रखना एवरेज हमेशा मिडिल नंबर के बराबर होता है, बीच वाली संख्या के बराबर होता है। तो आप बताइए ये जो 62 मिला ना वो बीच वाला संख्या है, तो बोलिए 9 के 9 गो संख्या का बीच वाला कहवा 5वां, ये बुझा रहा है, 4 गो एने और 4 गो ओने, 8 गो, अब 5वां बीच में 9 हो गया। तो 9 लोग अगर बैठे हैं तो 5वां विद्यार्थी होंगे बीच वाला, उसके इधर 4 उधर 4, है ना बात है। तो एवरेज हमेशा मिडिल नंबर के बराबर होता है, यानी मान के चलो कि 62 जो मिला ना वो है 5वीं संख्या है, 9 गो के बीच में 5वां, एवरेज जो मिला वो बीच वाला, यानी 5वीं संख्या मिल गया हमको 62। तो कह रहा है कि अंतिम 3 गो लगातार संख्या का योगफल बताइए। तो चलिए ना
पांचवा क्या है, पांचवा संख्या क्या है 62, सम है तो एक बाद सम संख्या छठा हो गया, सातवां हो गया, अरे आठवां हो गया, फिर नौवां हो गया। ये पांचवी संख्या था, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं। कहता लास्ट वाले तीन गो संख्या का जोगफल बताओ, लास्ट वाले तीन गो संख्या का जोगफल। तो लास्ट वाले तीन संख्या को जोड़ देंगे, आंसर कितना 204 हो जाएगा आपका। नहीं हो गया, तब बीच वाला निकल गया यानी पांचवा निकल गया, और लास्ट वाला तीन गो यानी मान के चलो तो सातवां, आठवां, नौवां आपसे पूछता है। तो पांचवा है, आप दो से बढ़ाते चलिए, दो बढ़ेगा तो छठा, फिर दो बढ़ेगा सातवां, फिर दो बढ़ेगा आठवां, फिर दो बढ़ेगा नौवां। लास्ट वाला तीन को खाली जोड़ने को कह रहा, तीनों को जोड़ देंगे आंसर हो जाएगा हमारा। तो ये हमारा सोच हो सकता है। कुछ विद्यार्थी एक्स पे भी ट्राई किए होंगे, एपी से, एपी भी लगा सकते हैं, लेकिन एपी से थोड़ा आसानी हो जाएगा, है ना। गणित का अनेकों तरीका, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान उस पर दीजिए जिसमें आपको समय कम लगे, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है उस वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, वृत्त का त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 8, 9, 12 त्रिज्याओं वाले तीन छोटे वृत्ताकार मैदान के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। यानी एक वो जो वृत्त है ना, उसका क्षेत्रफल तीन गो वृत्त के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। सही बात है। पढ़िए फिर से, उस वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या बताओ जिसका क्षेत्रफल इतना 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 त्रिज्या वाले तीन गो वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। उसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो पाई आर बड़का वृत्त है जो बना है इन तीन गो को मिला करके, तो बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा कै गो, इधर इधर कै गो वृत्त लिखेंगे जोड़ के, तीन गो लिखेंगे। तो लिखिए ना, पाई 8 का स्क्वायर प्लस पाई 12 का स्क्वायर। एक बात बताओ जी सब लोग, क्या पाई 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 और पाई कट जाएगा? सब पाई था, या तो कॉमन करके काटिए, नहीं तो यदि आपको समझ है कि कॉमन लेने पर कटेगा तो काहे का एक स्टेप बढ़ाना है, यहीं पे काट दीजिए। पाई कॉमन लेंगे तो पाई सब कट जाएगा। अब बोलिए, इसको जोड़ना पड़ेगा 64, 189 तो नहीं होगा, 189 तो स्क्वायर होता नहीं है ना। तो 289, तो आर का मान कितना 17, 289 का वर्गमूल 17 होता है, और स्क्वायर जाएगा रूट में, तो आंसर हो जाएगा हमारा 17। इस संडे से 50 क्वेश्चन वाला स्टार्ट करे जी, ओपन टेस्ट जो पहले चलता था 1 आध साल पहले तक, काफी दिन से बंद है, हमको लगता है 6, 7, 8 महीना से बंद है, जिसको हम ओपन टेस्ट नाम देते थे, ओपन टेस्ट। हाँ, ओपन टेस्ट में गणित के 50 क्वेश्चंस होता था आपका, 50 क्वेश्चंस होता था, इसका नाम है ओपन टेस्ट। इसका एगो टोकन 10 रुपया का लगता था उस दिन, याद है? नहीं ना, रोज पॉसिबल नहीं है, खाली संडे को, सैटरडे को भी रहेगा, मजा नहीं आएगा। 5 दिन इन्हें करिए, फिर सैटरडे को भी, संडे को भी, है ना। थोड़ा सा लालसा होना चाहिए कि 50 क्वेश्चन मारने जा रहे हैं ना, रोज रोज में मजा नहीं आएगा, है ना। संडे को पहले चलता था, याद है? तो सोचे कि संडे से शुरू करते हैं, है ना। आप लोग का अगर रजामंदी हो तब शुरू जरूर किया जाएगा, है ना। कितना लोग चाहते हैं कि ओपन टेस्ट स्टार्ट हो? एक बार हाथ खड़ा करिए। सब लोग चाहते हैं ना, एक दिन काफी है। 2 दिन में जानते हैं क्या होता है, क्लासेज वगैरह भी होता है, और थोड़ा सा हमको टाइम मिलता है। 50 क्वेश्चन सेट करने में टाइम लगता है ना। ऐसे नहीं कि जो मन सो उठा के दे दिए, है ना। तो अब पढ़ाना भी तो दिन भर पढ़ाना होता है, तो हमारा टाइम मिलेगा तो ना क्वेश्चन सेट करेंगे। तो एक दिन ठीक है, 5 दिन ऐसे चलिए, और एक दिन हो गया। एक दिन शनिचर को क्या करिएगा, सब रिवीजन मार लीजिएगा पूरा आपका 6 दिन का। तब टाइम पहले कै बजे रहता था, किसी को पता है? कै बजे? 4 बजे शाम में। शाम वाला स्लॉट सही है? बताएंगे फ्राइडे को, इस पे हम बात करेंगे 1-2 मिनट, 2 मिनट नहीं, मतलब कुछ सेकंड, है ना।
इसे बतियाना क्या है, टाइम बता देना है, बस आना है, झट से हो गया। सुनिए ये सवाल है, साइन ए प्लस बी है, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी आपको बताना बराबर √3/2। आपको सोचना है कि साइन कितना डिग्री पर √3/2 होता है, 60 डिग्री पे होता है ना। साइन कितना डिग्री पे √3/2 होता आता है, इसे वैल्यू याद रखना है। साइन 60 बराबर √3/2, साइन 60 बराबर √3/2, तो 60 डिग्री पे √3/2 होता है, मतलब a प्लस बी बराबर कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। याद रखना है, साइन 60 बराबर √3/2। अच्छा, कॉस कितना डिग्री बराबर √3/2, 30 डिग्री बराबर, कॉस 30 का मान √3/2 होता है। इसका मतलब a माइनस बी, इसका मान कितना, 30 डिग्री। अब कहता है कि a और b का अलग अलग मान कितना होगा, सही बात ना है। ये इसी बुझौनिया के तौर पर है। सोचिए, वह दो संख्या कौन जोड़े तो 60 पूरे, घटाएं तो 30 पूरे, तो 45 और 45 15 जोड़िए 60, 45 में से 15 घटेगा 30, नहीं तो फिर सोल्व करके निकालिए। ऑप्शन का सहारा ले सकते हैं, क्या रखे कि जोड़े तो 60 और घटाए तो 30, आंसर हो गया हमारा। इस सबको इसमें याद रहेगा तबे सवाल बनेगा। इसमें याद रहना चाहिए आपको कि साइन 60 बराबर इतना और कॉस 30 बराबर इतना। ये नहीं याद रहेगा सवाल नहीं होगा आपका। ये सब छोटी छोटी बात है, ट्रिगोनोमेट्री का ABCD ये सब है। जीरो, देखो इसमें दो चीज आनी है। ये कब प्रायिकता में बहुत रेयर है कि आपको आंसर 0 दिखेगा या 1 दिखेगा। तो 0 कब होता है, 1 कब होता है। तो जैसे देखिए, असंभव घटनाओं की प्रायिकता 0 होता है। जो चीजें संभव नहीं है उसकी प्रायिकता होता है 0। जैसे इंसान अमर रहेगा, इसकी क्या प्रायिकता है, तो यह संभव ना है। एक दिन जाना ही है, कुछ ही ना सोच लिया कि रहना है हमको हमेशा के लिए। कभी कभी सब सोचा करिए, है ना, कि एक कभी कभी सब सोचा करिए कि एक दिन जाना है। सोचने से जानते हैं फायदा क्या होगा, आप जो है थोड़ा थोड़ा सही ट्रैक पर आइएगा, कुछ इंसानियत आपके अंदर जगेगा जब आपके अंदर अगर इस तरह का फीलिंग आएगा। ऐसा होता है कुछ लोग तो बहुत ज्यादा इसको गहराई में चल जाता होगा ना, कि लगा यहाँ रहना ही नहीं है तो क्या जरूरत है सब करने का, पढ़ने लिखने का, है ना। तो ये सब कर्म है, करना ही पड़ेगा, है ना। अब जाना है तो अभी थोड़ी ना जाना है, अभी कई एक साल बाद जाना है, तो जीने के लिए ये सब चाहिए, है ना। तब अभी तो स्टार्ट ही हुआ है। तो ये सब ध्यान रखना, ये सब सोचना चाहिए, है ना। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि असंभव घटनाओं की प्रायिकता 0 होता है। जैसे कहेगा कि लाइट जलेगा तो अंधेरा होगा, इसकी क्या प्रायिकता है, तो 0 ना होगा। लाइट जलेगा तो अंधेरा तो हो नहीं सकता है, असंभव घटना है तो 0 होगा। तो मैंने क्या बोला, लाइट जलेगा, फ्यूज रहेगा तो जलवे नहीं करेगा। मैं बोला लाइट जलेगा, है ना, मैं तो फ्यूज की नहीं बात कर रहा हूं। अच्छा, एक कब होता है जानते हैं, सार्वभौमिक सत्य। सार्वभौमिक सत्य मतलब हो यूनिवर्सल ट्रूथ, है ना। सार्वभौमिक सत्य जितने भी घटना है उसकी प्रायिकता 1 होगा पूरा पूरा। मतलब क्या कह सकते हैं, लाइट जलेगा तो उजाला होगा, इसकी क्या प्रायिकता है, तो ये सार्वभौमिक सत्य है। लाइट जलेगा तो उजाला होबे करेगा। सूर्योदय जब होगा तो उजाला होगा, इसकी क्या प्रायिकता है, तो 1 होगा। इसे बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रूथ आपका है ना। आदमी मरेगा, इसकी क्या प्रायिकता है, तो ये भी 1 मरबे करेगा आपका, है ना। तो याद रखिएगा, ये असंभव घटना की प्रायिकता 0, और जो सार्वभौमिक सत्य हो एकदम होकर रहेगा उसकी प्रायिकता 1। मैंने देखा कुछ कुछ सवाल में इसे पूछा गया है कि इस प्रायिकता का मैक्सिमम मान क्या हो सकता है, तो आपका जवाब होगा 1। प्रायिकता का न्यूनतम मान क्या हो सकता है, तो 0 होगा। असंभव है तो 0, और हमेशा सही है तो 1। मैक्सिमम प्रायिकता का मान 1, मिनिमम का मान 0। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। कभी प्रायिकता का मान माइनस में नहीं होता, याद रखेगा। जब मिनिमम हो ही गया तो इससे और छोटा थोड़ी ना हो सकता है। खैर, अब हम यहां पे आते हैं। कहते हैं एक पासे को 2 बार लूढ़काते हैं, 2 बार फेंकते हैं, तो
तो जानते हो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना बचेगा? 6 के पावर 2 36। कल भी एक सवाल में इसका यूज हुआ था। 36 को घटना घटेगा। जैसे एक पासा हम फेंक रहे हैं, एक पासा आप फेंक रहे हैं, तो 36 घटना। जैसे देखिए हमने फेंका, हमारे पासा पर 1 आया, आपके पासा पर भी 1 आया, तो 1 घटना। हमारे पासा पर 2 आया, आपके पासा पर 1 आया। हमारे पासा पर 3 आया, आपके पासा पर 1 आया। आप सोच रहे हैं अपने वाले बढ़ा रहे हैं खाली, है ना? 4 और 1 आया, तो ऐसा ऐसा कुल मिलाकर वो घटना घटेगा, 36 को घटेगा आपका। तो कहता है कि इन 36 को में से करा क्या प्रायिकता है कि जोगफल 1 के बराबर हो? जब जोड़े तो कितना आवे? 1। तो इसको जरा जोड़िए तो 1 1। बताइए किसी भी स्थिति में हमारे पासा के ऊपर वाला अंक और आपके पासा के ऊपर वाला अंक का सम 1 हो सकता है। ये कब हो सकता है? जब हमारे पासा पर 0 आ जाएगा और हमारे पासा पर 1 आएगा, आपके पासा पर 0 आएगा, तब जोड़ने पर 1 हो सकता है। बट पासा पर 0 नहीं होता है, तो यह संभव है। पासा पर 1 से 6 तक होता है, तो कभी भी जोगफल 1 नहीं होगा। कम से कम कितना होगा? 2 होगा। 1 कभी नहीं हो सकता है। तो ये चीजें असंभव है, इसलिए इसके प्रायिकता क्या होगा? 0 हो जाएगा। बुझाया? याद रहेगा, संभव घटना की प्रायिकता 0 और जो सार्वभौमिक सत्य हो उसकी प्रायिकता 1। प्रायिकता का मैक्सिमम वैल्यू 1 और प्रायिकता का मिनिमम मान 0। हाँ जी कहिए, बोलिए। एक पासा को 2 बार फेंका जाए या 2 पासा को 1 बार फेंका जाए, सैंपल स्पेस वही होता है। एक पासा को 2 बार फेंकिए, एक पासा को n बार फेंका जाए या n पासा को 1 बार फेंका जाए, सैंपल स्पेस 6 टू द पावर n होता है। एक पासा को n बार या n पासा को 1 बार, एक पासा को 2 बार या 2 गो पासा को 1 बार। बतिया तो बराबर ना है। एक ही पासा को 2 बार फेंके, दोनों मिला के, नहीं तो 2 गो अलग अलग पासा फेंके, दोनों का मतलब वही होता है। कहीं लिखेगा कहीं लिखेगा। चलिए बस तुरंत मिनट के अंदर में हो जा रहा है। देखिए जी, ये हमारा सवाल क्या कहता है कि 2 शहर और में कॉफी पीने वाले और कॉफी ना पीने वाले पुरुषों स्त्रियों की संख्या का प्रतिशत दर्शाया गया है। सुनिए जी, यह शहर ए में पुरुष महिला और इस शहर बी में पुरुष महिला, और कॉफी पीने वाले कॉफी ना पीने वाला, है ना? शहर ए में टोटल मिला के देखिए तो 100% पुर रहा है। जो तो 40 से 20 60 है, 40 100 पुर गया। और शहर बी की जनसंख्या पूरा 100%, जिसमें कॉफी पीने वाला में पुरुष महिला और ना पीने वाले पुरुष महिला। आगे बढ़ते हैं। यदि दोनों शहरों ए और बी की कुल जनसंख्या इतना और इतना है, यानी पूरे 100 शहर ए का जनसंख्या यानी पूरा 100% का मान दिया है, पूरे 100% का मान दिया है। कहता है तो दोनों शहरों में कॉफी पीने वाले स्त्रियों की कुल संख्या कितना है? आप बताओ। कॉफी पीने वाले स्त्रियों दोनों शहरों में, यानी 5% और 15% के मान को जोड़ देना है। कॉफी पीने वाले स्त्रियां सुनिए, 10,000 का 5% 500। अरे 10,000 का 5% 500 नहीं होगा। देखिए 2 अंक के पहले डेसिमल बैठाते हैं तो 1%। कोई भी नंबर्स में 2 अंक के पहले डेसिमल बैठा दो 1% हो जाएगा। तो 1% का मान 100, तो 5% का मान 500 हो जाएगा, है ना जी? इसके बाद सुनिएगा 20,000 का 15%, तो 2 अंक के पहले डेसिमल बढ़ाते, 1% का मान 200, तो 15% का मान 15 गुना 200 3,000, जोड़ दीजिए 3500 आंसर हो जाएगा आपका। बस 10,000 का 5% प्लस इसका 15% जोड़ दीजिए, हो गया कॉफी पीने वाली स्त्री। अगले सवाल पे चलिए। कितना भाई? देख ले रहे हैं। इसका फोटो सबसे पहले बनाइए। देखो हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस की भाषा को पढ़ के सबसे पहले डायग्राम बनाना है। पहला नंबर वही चीज है कि डायग्राम अगर बनाने आ गया तो मैक्सिमम चांस बनता है कि सवाल हो ही जाएगा। उसके बाद तो बस रेशियो वगैरह लगाना होता है। कहते हैं एक हवाई जहाज 8,000 मीटर की ऊंचाई पर जब उड़ता है तो लंब रूप से दूसरे हवाई जहाज के ऊपर से गुजरता है। देखिए देखो जी, हवाई जहाज यहां पर है। हवाई जहाज कैसे बनेगा? बना दीजिए मोटा मोटी ऐसे, है ना? खिड़की खिड़का बना देते हैं ऐसे।
बन गया। अच्छा रॉकेट है, कोई बात नहीं, वो पायलट का सीट है और पीछे मोदी जी बैठे हुए हैं ना, कुछ दिन पहले का न्यूज है आपका, वही वाला है ना। सुनिएगा, तो 8000 की हाइट पर जो है ना, 8000 मीटर की हाइट पर उड़ रही है ना। यहां से 8000 मीटर की हाइट पर यह है, करें 8000 मीटर की हाइट पर जब उड़ता है तो लंब रूप से दूसरे हवाई जहाज के ऊपर गुजरता है। जो 8000 हाइट पर जो हवाई जहाज उड़ रहा है वो लंबवत, लंबवत मतलब हो गया सीधा, ऐसे सीधा दूसरे हवाई जहाज के ऊपर से गुजरता है। मतलब ये भाषा पढ़ने से वो पता चल रहा है कि एक और ही हवाई जहाज है जो इससे नीचे है। जो हवाई जहाज 8000 हाइट पर है वो किसी दूसरे हवाई जहाज के ऊपर से गुजरता है, लंबवत मतलब सीधा एकदम। यानी एक और हवाई जहाज है और वो हवाई जहाज इससे क्या है, नीचे है, इसके ऊपर से गुजर रहा है कौन हवाई जहाज, जिसका हाइट 8000 है। समझ में आया? तो फोटो बना दिया इतना। फिर कहता है कि एक बिंदु से इन दोनों हवाई जहाज का उन्नयन कोण 60 डिग्री और 45 डिग्री है। तो आइए यहां पर जमीन पर कोई एक बिंदु है, यहां ही ले लीजिए, एक बार यहां से ऐसे कोण बनाइए और एक बार यहां से ऐसे कोण बनाइए, और आप यहां पर देख सकते हैं कि कोण कितना दिया, 60 और 45। तो आप सबको समझ में आ रहा है कि छोटका कोण जो है कितना होगा, 45, है, बड़का कोण कितना होगा, 60 डिग्री आपका होगा। तब कहता है कि उस समय दोनों हवाई जहाज के बीच लंबवत दूरी कितना है। दोनों जहाज के बीच का दूरी, यानी ये वाला आपसे क्या करता है, पूछता है दोनों हवाई जहाज के बीच की लंबवत दूरी आपसे पूछा जा रहा है। कौन सा मेथड लगेगा, रेशियो वाला मेथड लगेगा, रेशियो लगाना है ना। तो देखिए जी, रेशियो पर सब लोग याद रखिए, सुनिए, 60 डिग्री का रेशियो याद है, ये देखो रेशियो रट लेना है। 60 डिग्री है तो √3 1 2। सुनिए, 60 डिग्री जब एंगल रहेगा तो लंब का रेशियो √3 और आधार का रेशियो 1। तो बोलिए पूरा 60 है बड़का त्रिभुज में, तो लंब यहां से यहां तक कितना होगा, √3 होगा, पूरा √3 होगा, अब बटा 1। 60 डिग्री पर लंब √3 बटा 1। अच्छा 45 डिग्री में याद रखना सब लोग, 45 डिग्री में 1 1 होता है, ये दोनों बराबर बराबर होता है, याद रखना है। तो ये 45 डिग्री है तो ई वाला कितना है, 1, तो यहां से यहां तक भी कितना होगा, 1 ही होगा आपका। सही बात है जी। अब देखो ये जो 8000 मीटर दिया है, 8000 मीटर जो दिया है वो √3 रेशियो का मान है। तो √3 से क्या किए, भाग कर दिए तो 1 रेशियो का मान निकल जाएगा। हमसे पूछ रहा है ये वाला, तो सुनिए यहां से यहां तक रेशियो कितना, √3, और ये वाला कितना रेशियो है, 1, पूरा √3, यहां से यहां तक रेशियो 1, तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा, √3 - 1, पूरा √3 में से ही 1 है, तो इसका रेशियो वैल्यू कितना हो जाएगा, √3 माइनस, यही तो हमसे पूछ रहे हैं। तो 1 अनुपात बराबर इतना, इसलिए √3 - 1 अनुपात इक्वल टू व्हाट। अब इसी का सॉल्यूशन कर देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना पॉइंट में ऑप्शन है, इसका मतलब √3 का मान बैठाना पड़ेगा, लेकिन √3 का मान हम तब बैठाएंगे, अच्छा किलोमीटर में है तो क्या दिक्कत है, किलोमीटर में 3 को 0 काट दिया। अरे 8000 मीटर था, मतलब क्या हो गया, मतलब क्या हो गया, 8 किलोमीटर हो गया, 8 किलोमीटर हुआ तो यहां 8 लिख दिए। अब चलिए इसको सोल्व करिए जी। तो सोल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा, रेशनलाइजेशन। भिन्न का हर जब रूट में रहो तो रेशनलाइज करते हैं, तो रेशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे, √3 से ऊपर और नीचे गुणा करेंगे। तो देखो 8 √3 से ऊपर गुणा कर दिए, अब पहले से क्या है, पहले से √3 - 1, और √3 से ऊपर गुना किए तो √3 से नीचे भी गुना होगा, तो √3 से जब नीचे गुना होगा तो कितना बन जाएगा, 3 बन जाएगा, ये 3 बन जाएगा। अब बोलिए जी यहां पर देखो 8 और √3 को √3 से गुणा करेंगे तो 3, और √3 को 1 से गुणा करेंगे तो √3, माइनस में बटा में 3 हो जाएगा। अरे खाली √3 से गुणा किए इसमें, और इसमें 8 को वैसे ही छोड़ दिए। अब बोलिए √3 का मान बैठाना पड़ेगा 1.732,
अब 3 में से घटाना पड़ेगा। देखो 8 गुना 3 में से घटाना है, 3 में से घटाना है 1.732, तो कितना मिलेगा 1.68 268 268 और बटा में 3 हो जाएगा। नहीं हो जाएगा? अब हो तो जाएगा जी। अब गुना करके 3 से काटिए और क्या, कितना हो जाएगा 0.5 8 चौके 32 32 32 34 आ जाएगा क्या? 32 से थोड़ा ज्यादा 34 वाला 4 नंबर आता है। 1 मिनट फिर से एक बार देख लेते हैं इसको यहां पर। हाँ, इसको गुणा कर देते हैं तो 8 8 64 का कितना हो जाएगा 8 8 64 का 4 3 और 8 6 48 और 3 51 1 5 और 8 दूना 16 5 21 1 2 और 8 2 10। 3 अंक के पहले डेसिमल 3 से भाग देंगे तो भाग दीजिए 3 तिये 9 और 1 पर 1 11 तो 3 तिये 9 3 3 आएगा, यही वाला आएगा। आंसर कौन सा हो जाएगा? ए ही हो जाएगा। तो इसमें थोड़ा सा आप सबको मेहनत करना है, रेशनलाइज करना है, √3 से ऊपर नीचे गुणा करना है। चलिए आज की सेवा यहीं तक, वापस मिलेंगे हम लोग कल की क्लास में। गर्ल्स लोग इधर से पहले निकलेगी।